आज हम लोगों के अकाउंट्स का 5वां दिन है और 5वें दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले दिन थोड़ा होमवर्क दिया गया था रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट। अगर ये आपका थोड़ा थोड़ा भी पक्का हो जाएगा तो आज हम लोग जर्नल शुरू कर लेंगे, ठीक है। और नहीं होता है तो एक दो सवाल और करवाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भागना नहीं है, हमें हमें पक्का करके चलना है। तो संगीता स्टार्टेड, यही वाला सवाल है, संगीता स्टार्टेड बिजनेस विथ 25,000 डिपॉजिटेड विद बैंक। हमने 25, संगीता ने, आप देखो ये इस बात पे जैसे ये सवाल में नाम दे तो आपके दिमाग में तुरंत ये बैठ जाना चाहिए कि ये हमारी मालिक है और ये फर्म की मालिक है, ये प्रॉपराइटर है और हम इसके अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो हम संगीता का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, अपने फर्म का, अपने फर्म का। ये हम ही फर्म है, ऐसा मान लो, तुम फर्म हो और संगीता उसकी मालिकिन है। तो इन्होंने कहा कि पैसा लगाया तो एक बैंक अकाउंट खुलेगा, एक कैपिटल अकाउंट खुलेगा। बैंक मेरा एसेट्स है, मेरे बैंक में पैसा आया इसलिए पॉजिटिव है, डेबिट है, और कैपिटल लाइबिलिटी है, बढ़ा है, क्रेडिट है। करेक्ट मुन्ना, तुम्हारा करेक्ट है। पिछले दिन बुआ शादी में चला गया था, किसका शादी निपटा रहा था, बुआ का। परचेज गुड्स फ्रॉम नीरू, नीरू से हमने माल खरीदा है तो एक परचेज अकाउंट खुलेगा, एक नीरू खुलेगा। परचेज पहले खुलेगा क्योंकि खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट है, और नीरू बाद में खुलेगा क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी है, और क्रेडिटर है। जब हम किसी से माल खरीदते हैं, अब ये आदत में बनाओ कि जिनसे हम पैसा देने में, जिनको हम पैसा देने में है उनको क्रेडिटर बोलते हैं, और जिनसे हमें पैसे लेने हैं उनको डेटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी होते हैं और डेटर मेरे लिए एसेट होता है। तो नीरू को हमें पैसे देने हैं इसलिए क्रेडिट है, ठीक है। सोल्ड गुड्स, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो हम समझेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, नगद में माल बेचा है। तो एक कैश अकाउंट खुलेगा, एक सेल खुलेगा। कैश पहले एसेट से बढ़ा है, डेबिट है, सेल इनकम है, बढ़ा है, क्रेडिट है। करेक्ट। देखो जनरली हम कहते हैं कि तुम आलू खरीद के लाया, तो इसका मतलब क्या होता है कि आलू भाई खरीद के लाया तो पैसा ही दे के खरीदा होगा ना। सोल्ड गुड्स लिख दिया, इसका मतलब कैश में ट्रांजैक्शन है। जब तक वो क्रेडिट नहीं लिखेंगे या नाम नहीं लिखेंगे, बहुत तरीके से क्वेश्चन आएगा। कभी कभी लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो पता चल रहा है कि कैश में बेचा। नहीं, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये पता चल रहा है कि कैश में माल बेचा गया। केवल सोल्ड गुड्स लिखा है तो भी हम समझेंगे कैश में है। सोल्ड गुड्स टू नीरू फॉर कैश तो भी कैश में है, और सोल्ड गुड्स टू नीरू इसका मतलब है कि उधार में। जब नाम लिख दिया और कैश नहीं बोला है तो उधार में। नाम भी लिखा, कैश भी लिखा तो कैश मानेंगे। तो ये सब धीरे धीरे तुमको आ जाएगा, तब तो कैश ही मानेंगे ना। लिखा है ना सोल्ड गुड्स, माल बेचा, तो भाई माल बेचा या तो उधारी में बेचा है तो नगद में बेचा। ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमको किसकी लग रही है, कैश की, क्योंकि उधार में बेचा था तो नाम तो बताना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ कैश अकाउंट खुलेगा, सेल्स अकाउंट खुलेगा। अच्छा, 8 तारीख का सोल्ड गुड्स एंड रिसीव बाय चेक। हमने माल बेचा और कैश पैसा नहीं मिला। कैश, कैश का मतलब नगद, लेकिन चेक मिला है तो चेक अकाउंट नहीं खोलते, बैंक अकाउंट खुलेगा। बैंक मेरा एसेट से बढ़ा है, डेबिट है, सेल मेरा इनकम है, बढ़ा है, क्रेडिट है, ठीक है। आगे चलो, 11 तारीख की एंट्री, परचेज मशीनरी एंड पेड इन कैश। बोलो क्या एंट्री खोला है राहुल, क्या क्या अकाउंट खोला है। एक तो इन्होंने खोला है मशीन अकाउंट और एक अकाउंट खोला है कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट नहीं खुलता बच्चा, मशीनरी खुलता है, क्योंकि मशीन जो होता है, अगर हम मशीन अकाउंट खोलेंगे वो सिंगुलर नंबर हो जाएगा, उसमें एक ही मशीन आएगी। मशीनरी, मशीनरी का फुल फॉर्म क्या होगा, मशीनरी तो खुद ही फुल फॉर्म है, हम क्या उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। मशीन का फुल फॉर्म मशीनरी है, तो अकाउंट का नाम मशीन नहीं होगा, मशीनरी होगा, ठीक है। बाकी ठीक है, एसेट से बढ़ा है, डेबिट है, कैश मेरा एसेट से घटा है, क्रेडिट है, ठीक है ना। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मशीनरी टू कैश होगा, एक्सपेंसेस कैसे होगा, मशीनरी एसेट्स है ना, संपत्ति है ना आपकी। एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसके लिए हमने खर्चे कर दिया और सेवाएं ले ली, और एसेट तो वो चीज होगा जिसके लिए हमें कुछ सामान मिल रहा है, कोई रिसोर्सेज है ना, कोई चीज होती है जिसपे ऊपर हमारा कंट्रोल होता है ना, और जिसको खरीदने के लिए हम कुछ पेमेंट करते हैं। आगे चले, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंड कैश रिफंडेड टू हिम। तो एक तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, एक सेल्स रिटर्न हो गया। तुम शेक्सपियर को पहचानता है मुन्ना, है कौन है। हाँ, तो वो क्या समझाया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा था, तुम हर लेटर शुरुआत ही स्मॉल लेटर से कर रहा है। चल, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मेरे इनकम को कम कर देगा इसलिए डेबिट है, और कैश मेरा जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। हाँ, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, माल रिटर्न होके हमारे ऑफिस में आ रहा है या हमारे दुकान में आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं इसको। पिछले दिन तो बताया था, देखो इधर देखो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का और एक नाम तुम बोल रहे हो कि रिटर्न इनवर्ड होगा, बिल्कुल होगा। ये ट्रायल बैलेंस में हम लोग फिर से वापस पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे भी एक नाम जान लो, रिटर्न। री मतलब फिर से, टर्न माने घुमाना, इन माने अंदर, वर्ड माने दिशा। जब घूम के कोई प्रोडक्ट हमारे घर में इन हो जाएगा तो कब होगा? माल बेचा है और बेचने के साथ साथ क्या हो जाएगा हमारे, इन करेगा हमारे गोडाउन में, तो इसको क्या करेंगे? रिटर्न इनवर्ड। सेल जब करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जाता है, और रिटर्न जब होता है सेल का, रिटर्न तो हमारे यहाँ आता है। इसी तरह परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न में क्या होगा? परचेज रिटर्न में क्या होगा? हमने माल खरीदा था तो मेरे पास आया और हमने रिटर्न कर दिया, तो मेरे यहाँ से जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये तो पिछले दिन के चैप्टर में हमने जब वर्ड पढ़ा रहे थे तो उसमें पूरा बात बताया था, पेटू में देखा होगा। अब ये लोग, हाँ बोलो। तो ये लॉस है ना मेरे सेल्स रिटर्न मेरे इनकम को कम कर देगा, लॉस नहीं हो सकता। हाँ डेबिट में लॉस कैसे? लॉस का मतलब होता है नुकसान हो जाना, नुकसान नहीं हो रहा है। ये इनकम माइनस कर दो या एक्सपेंस कह दो कि उल्टा नेचर, इनडायरेक्ट एक तरह का खर्चा है मेरा, तो हाँ एक्सपेंस कर दो, एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। चलिए हम आगे बताएंगे इसके आगे बारे में। तो यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट खुलेगा, इनकम को कम किया, डेबिट है, और कैश मेरा एसेट्स है, घटा है, क्रेडिट है, ठीक है। 19 नंबर का है, संगीता विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। घर के खर्चे के लिए कुछ बैंक से पैसा निकाल लिया। ड्राइंग अकाउंट है संगीता। नहीं, ड्राइंग अकाउंट तो ही संगीता का अकाउंट बन गया। वेरी गुड। ड्राइंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। ड्राइंग जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट का, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉपर संगीता को। तो फिर अलग से संगीता का अकाउंट क्यों खोली? संगीता जो मालकिन है उसका 2 अकाउंट खुलता है, कौन कौन सा? कैपिटल और ड्राइंग। जब वो पैसा इन्वेस्ट करती है तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, जब वो पैसा निकालती है तो ड्राइंग अकाउंट में। यहाँ ड्राइंग अकाउंट में देखा ड्राइंग एक्सपेंसेस नहीं, एसेट्स है। कैपिटल अगर लाइबिलिटी है तो ड्राइंग एक एसेट्स है, उल्टा है ना उसके नेचर का, एसेट्स है। और ये बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा। बैंक मेरा एसेट से कम हुआ है इसलिए क्रेडिट होगा। रिटर्न गुड्स टू नीरू, हमने नीरू को माल रिटर्न कर दिया। नीरू को माल रिटर्न करेंगे तो क्या होगा बोलो? परचेज रिटर्न। तो परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड है, ये बाद में खुलेगा, या परचेज रिटर्न बाद में खुलेगा। और नीरू, राइटिंग ठीक करो मुन्ना, कैसे गंदा सा लिख रहा है। नीरू, नीरू मेरा डेबिट होगा, क्रेडिटर है, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रहा है। और परचेज रिटर्न मेरा एक्सपेंसेस को कम कर दे रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। राहुल ठीक हुआ है? पेड वेजेस, वेज अकाउंट और कैश अकाउंट, जितना भी खर्चा रहेगा, चाहे जो खर्चा हो, सब डेबिट। जितने भी इनकम होंगे सब क्रेडिट। हाँ पेड वेजेस तो कैश में पे कर दिया ना जी। पहले वेज अकाउंट खुलेगा फिर कैश खुलेगा। वेज मेरा एक्सपेंसेस है, बढ़ा है, डेबिट है। कैश मेरा एसेट्स है, घटा है, क्रेडिट है, ठीक है। और रिसीव्ड कमीशन, एक कैश अकाउंट खुलेगा और एक कमीशन अकाउंट खुलेगा। कैश और कमीशन, कैश मेरा एसेट से बढ़ा है, डेबिट होगा। कमीशन मेरा इनकम है, बढ़ा है, क्रेडिट होगा। वेरी गुड, तुमको तो आ गया यार, तुम तो आराम से किया है, दीदी से हेल्प लिया है। हाँ तो उल्टा बोल रहा है, कह रहा दे रही थी लेकिन हम लिया नहीं, मना कर दिया। सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट खुलेगा और कैश अकाउंट खुलेगा। तो सैलरी मेरा, हाँ हाँ, सैलरी कैसे देता? तुम्हारे यहाँ स्टाफ है, तुम कैसे सैलरी देगा बताओ? घर पे नाश्ता के लिए बुला लेगा, आओ सैलरी का, राजमा खा के जाओ, हो गया सैलरी। ओ अच्छा, ये थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है भाई साहब। मेरी बात सुनिए, आप हमको, अब आपको समझा देते, ठीक है। जो क्वेरी आया करो पूछा करो, और पूछोगे तो बात खुल के आएगी सामने। ये कह रहे हैं कि सैलरी को हम लोग सर कहाँ कैश में देते हैं? हम लोग तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, पेटीएम में ट्रांसफर कर देते हैं, या गूगल पे, फोन पे कर देते हैं। नियम ये नहीं है। कैश का मतलब तुम क्या समझ रहे हो बोलो तो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बोलो ना? कैश का मतलब चल रहा है कि नोट गिन दिया, ऐसा चल रहा है ना। यहाँ कैश का मतलब नोट गिनना नहीं है, कैश का मतलब नगद होता है। नगद और उधार समझते हो, कैश और क्रेडिट। हाँ, कैश मतलब क्या है? नगद में, और वो क्रेडिट मतलब उधारी में। अब कैश देने का मतलब, मैं जैसे मान लो कि हम तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारा कपड़े का दुकान है, और तुम यार बोले कि आयुष वो मेरे को 3 शर्ट चाहिए, तो तुमने 3 शर्ट दिया, और तीनों का पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं? कैश गिन दें तो ये कैश पेमेंट हुआ। हम चेक बना के दे दें तो ये कौन सा पेमेंट मानोगे? उधारी। ये भी तो कैश है। मेथड, मोड्स ऑफ पेमेंट अलग अलग हो सकता है। हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें, ये क्या कैश नहीं है? ये भी कैश है। मोड ऑफ पेमेंट तो कुछ भी हो सकता है। तुम बोले नहीं सर हम शर्ट के बदले आपका मोबाइल ले लेंगे, ले लो भाई, ये भी कैश पेमेंट है। कैश पेमेंट का मतलब होता है इंस्टेंट पेमेंट, अभी पेमेंट करोगे, ठीक है ना। और क्रेडिट पेमेंट का, अब मोड ऑफ पेमेंट, अब देखो एक्चुअली में क्या होता है ऑफिस में। इन्होंने प्रश्न पूछा इसलिए बता रहे, थोड़ा ध्यान दो। ऑफिस में मान लो कि मेरे पास अकाउंटेंट है, हम अकाउंटेंट हैं, और ये रिद्धि मेरे यहाँ स्टाफ है, जॉब करती है। इनका महीना पूरा हुआ, ये बोली सर 40,000 मेरा सैलरी आप दीजिए, तो हम इनसे वाउचर साइन करवाएंगे पहले एक,
एक स्लिप होती है, उस पे ये लिखेंगे कि मेरा नाम रिद्धि है, मेरा स्टाफ कोड ये है, मेरा सैलरी इतना 40,000 रुपये, हम उनसे साइन कराएंगे और 40,000 रुपये गिन के दे देंगे। अब वो 40,000 जब स्टाफ से साइन करा लिया, वाउचर अभी आएगा कैश बुक में, ये सब चीजें आएंगी, तो वाउचर जब साइन कराएंगे तो ये एविडेंस हो गया हमने पेमेंट किया। अब इन्होंने साइन कर दिया, अब पेमेंट हम कैश में गिन के दे दें, मेरे कैश बॉक्स में पैसा पड़ा है तो हम कैश से दे दिए, बैंक में पैसा पड़ा है तो चेक काट के दे दिए, बैंक में पैसा पड़ा है हम फोन पे गूगल पे कर दिए। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, मोड नहीं चक्कर है, मोड से कोई दिक्कत है। अब सोचो हम फोन पे पे से वो कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हम फोन पे अकाउंट थोड़े ना खोलेंगे। फोन पे क्या कर रहा है, एक मोड है केवल जोड़ने का, है ना कि वो भी कोई चीज है, वो तो कुछ भी नहीं, तो एक ऐप है ना। तो यहाँ पे सैलरी पेड का मतलब है हमने सैलरी पे किया, तो एक सैलरी अकाउंट खुलेगा और एक कैश खुलेगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो हम कैश ही मानते हैं। तो एक सैलरी अकाउंट खुलेगी। तुम्हारा मन शांत हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, तुम्हारा क्वेरी ठीक है ना? हाँ पूछा करो, जितना पूछोगे उतना सीखोगे, अगर नहीं पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे पेड टू नीरू, नीरू को पेमेंट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे फोन पे कर दें, तो नीरू को पेमेंट कर रहे हैं या कैश होगा, तो नीरू अकाउंट खुलेगा और कैश अकाउंट खुलेगा, ठीक है। पहले नीरू का खुलेगा, क्यों? कैश को पकड़ो ना, कैश जब इन होता है तो पहले खोलते हैं, और कैश जब आउट होता है तो, क्योंकि कैश एक एसेट्स है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। पेड जनरल एक्सपेंसेस, हाँ पेड जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे जो हमने किए हैं, एंड फॉर स्टेशनरी, तो दो तरह से खर्चे हमने पे किए। तो भाई जनरल एक्सपेंसेस एक अकाउंट खुल जाएगा, एक एंड नहीं खुलेगा, स्टेशनरी अकाउंट अलग अलग। जैसे मान लो आज, इधर ध्यान से सुनो, अब मेरे मान लो एक ही दिन में हम एक ही तरह का कई खर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लो जैसे आज हमने रेंट भरा, इलेक्ट्रिक बिल भरा और टेलीफोन बिल भरा, तो सब तो एक ही कॉपी में थोड़े ना लिखेंगे, तो अलग अलग कॉपी में लिखेंगे। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, एक ही दिन में। और एक कैश अकाउंट खोल दिया, तो रेंट मेरा खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट हुआ, इलेक्ट्रिक बिल मेरा खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट हुआ, टेलीफोन मेरा खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट हुआ, और कैश मेरा एसेट्स है, सबसे घटा इसलिए क्रेडिट हुआ। तो 4 अकाउंट क्यों नहीं खोल सकते? 10 खुल जाएगा। एक ही नेचर का अगर एंट्री एक ही दिन में बहुत सारे हो रहे हैं, तो हम एक ही कॉपी में सब नहीं लिखेंगे। हम एक दिन पिछले दिन पहले ये बता दिए हैं कि मेरे पास कॉपियों की खासा कमी नहीं है, जितनी मर्जी उतनी कॉपियां खोलिए, हर चीज, छोटी चीज के लिए कॉपी खोल दो। कॉपी खोल लो मतलब अकाउंट खोल दो। रेंट हो रहा है तो रेंट की कॉपी खोलो। स्टेशनरी का मतलब पिछले दिन बताया था, स्टेशनरी जैसे अपने यहाँ पे हम लोगों के ऑफिस में स्टेशनरी बहुत खर्चा होता है। क्यों? बच्चे सारे प्रिंट आउट लेते हैं, बहुत प्रिंट आउट खर्चा होता है। तुम लोग तो 5 ही 10 अभी आप भरेंगे धीरे धीरे बच्चे, तो उन लोगों का नोट्स इतना प्रिंट आउट होता है, ठीक है। इंक का खर्चा, पेपर का खर्चा, स्टेपलर का खर्चा, पेन का खर्चा, जेरोक्स पेपर का खर्चा, और क्या बोलते हैं कार्बन का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन सब जब ये खरीद के आता है तो हमारी एक कॉपी बनी हुई है, स्टेशनरी पे कितना खर्चा है, पूरे साल लिखते हैं, पूरे साल लिखते हैं। जब साल के एंड में हमको पूछा जाता है कि भाई स्टेशनरी पे कितना खर्चा कर, हम दिखा देते हैं भाई 20,000 के आसपास मेरा स्टेशनरी खर्चा हुआ। कोई विश्वास ही नहीं करता, 20,000 आप स्टेशनरी पे खर्चा कर, बिल्कुल कर रहे हैं। आपका जितना बड़ा ऑफिस होगा, इनके दुकान पे पेपर का बहुत वर्क होगा, तो क्या खर्चा नहीं होता होगा? जरूर होता होगा। तो एक से एक्सपेंसेस क्या है? खर्चा है। हाँ बोलो। जैसे दो हाँ 2 एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा तुम कह रहे हो कि कैश का एक ही खुलेगा, कॉपी, अच्छा मान लो हाँ कोई बात नहीं, इसको बोलो ना कंपाउंड एंट्री होती है। अभी धीरे धीरे चीजें खुलेंगी कंपाउंड एंट्री। ध्यान से सुनो मेरी बातें, हम क्या कह रहे हैं, हमने इधर दिखाना जरा, हम रेंट भर रहे हैं कैश में, तो रेंट के लिए भी एक ही कैश की 10 कॉपी तो बनेगी नहीं। जब एक कैश बॉक्स का एक कॉपी बना रखे हो तो जो भी खर्चा होगा इसी में लिखोगे, चाहे रेंट भरो, चाहे इलेक्ट्रिक बिल भरो, चाहे टेलीफोन भरो, सब खर्चे इसी में लिखोगे। समझ में आया? अब जैसे मेरे पास, अब तुमको एग्जाम्पल से थोड़ा समझाना चाहते हैं, इधर दिखाना जरा राहुल, ये हमारे पास कैश है, हम एग्जाम्पल से, अभी कुछ घबराना नहीं। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं रेंट के लिए हमने इतना पे किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना पे किया, हमने टेलीफोन के लिए इतना पे किया, हमने स्टेशनरी के लिए इतना पे किया। तो 10 कॉपी थोड़ी ना कैश का खुलेंगे, कैश का तो एक ही कॉपी खुलेगा, कैश का तो एक ही खुलेगा कि 10 ठो खोल देंगे? कोई भी अकाउंट 2 ठो नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा, कभी भी कोई भी अकाउंट 2 नहीं खुलेगा। अगर हमने सेल्स की एक कॉपी खोल ली है तो बस सारा सेल उसी कॉपी में लिखेंगे। परचेज की एक कॉपी खोल ली है तो परचेज का एक ही कॉपी रहेगा, बस बार कॉपी नहीं बदलेगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना किस कॉपी में लिखे। अब मान लो हम सेल की 2 कॉपी खोल रखे हैं तो हमें समझ ही नहीं आएगा सेल हुआ किसमें लिखे, इसमें लिखे, इसमें लिखे, परेशान हो जाएंगे हम।
है ना। तो हर अकाउंट एक ही रहेगा, कभी भी कोई दो अकाउंट नहीं खोलेगा, चाहे आप ऑनलाइन में काम करिए, चाहे कंप्यूटर में काम करिए, और चाहे मुनीमगिरी आप अपने कॉपी में करिए। तो ये सब चीजें होंगी ध्यान में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना मिला लेंगे घर पे। अगर इस तरह से करेंगे आप लोग कि होमवर्क नहीं बनाएंगे तो हम नहीं, हमारे दादाजी भी नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए एकदम ये मूड में बना के रखना है कि विद्वानों ने, ऋषियों ने एक बात कही है, किसी विद्या सीखने के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले श्रवण, खूब सुनना है ध्यान से। जब टीचर पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, तो पहले ये विश्वास रखना है कि इनके पास हम गए तो कुछ सीख लेंगे। अगर ये मन में रहेगा कि ये हमको क्या सिखाएगा तो जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। तो श्रवण करना पहले, खूब सुनना ध्यान से। फिर मनन, वो जो कहा है उसको अपने मन में सोचना विचारना कि क्या सही क्या गलत है। निधि ध्यानासन, उसके बाद होता है निधि ध्यानासन, जो सही है उसको ले लेना और जो गलत है उसको छोड़ देना। और लास्ट है साक्षात्कार, मतलब जो सही है उस पर चल पड़ना। ये किसी विद्या के 4 स्टेप होते हैं सीखने के, और आप उसमें पहला स्टेप ही छोड़ दे रहे हैं, होमवर्क कुछ नहीं बना रहे हैं। तो होमवर्क नहीं बनाएंगे तो हम नहीं, कोई भी नहीं सिखा पाए। कुछ दिन में बाद आपको क्या लगेगा मालूम है, अरे यार मजा नहीं आया, दूसरे जगह चले। दूसरे जगह जाओगे वो भी वही पढ़ाएगा, वहां तीसरे जगह चले। ऐसे घूमते रहेंगे, अपना साल बर्बाद करेंगे। जहां भी पढ़ना है टिक के पढ़ना है, चाहे जिसके पास पढ़ो, एकदम टिक के पढ़ना है, कहीं भी पढ़ो, वो सब वही चीज सिखाएगा। अगर मेरे साथ आपकी बात, भाषा व्यवहार अच्छा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो यहाँ रुक जाइए, नहीं समझ में आता दूसरे जगह चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, कहीं भी रहिए, ठीक है। हाँ पूछो, हमने वीडियो में कहा है। अब वो हंस रहा है, कह रहा है कि होमवर्क दिए थे। नहीं तो होमवर्क नहीं दिए थे तो आए किस लिए थे। हमने कहा था 1-2 कराया था, हमने कहा था 3, 4, 5 जितना बने बनाना, जो डाउट फंसेगा हमसे पूछ। ठीक करें, ठीक है, हम चेक कर दे रहे हैं ना। देखो, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक डिपॉजिट एंड फर्नीचर, 3 चीज लगाया। तो दिनेश तो जो मेरा मालिक है, हम उसके अकाउंटेंट है। हमको क्या क्या दिया वो, एक तो सबसे पहले मेरे को कैश दिया, ठीक है, हमको मिला। एक हमको फर्नीचर दिया, एक तो देखो क्या क्या दिया बोलो, कैश दिया, दूसरा हमको बैंक में कुछ पैसा दिया, और तीसरा हमको फर्नीचर दिया। जो जो चीज वो हमको देंगे वो सब मेरे लिए एसेट्स है। तो ये सब मेरा एसेट्स है, बढ़ा है डेबिट होगा। सब एसेट्स है, बढ़ा है डेबिट होगा। और इन सारी चीजों का जोड़ ही तो पूंजी होगा, बोलो। और कैपिटल में इन सबका जोड़ जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगी, और ये क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इधर सुनो, इधर इधर देख लो, हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि मालिक ने जब धंधा शुरू किया तो मेरे पास कई चीजें दे दी। अब तक हम लोग पिछले साल में सुने कि केवल कैश दे रहा था, अभी वो हमको कैश दिया। चलो तो एक कैश वाली कॉपी में लिखेंगे, बोलो ठीक है। उन्होंने कुछ बैंक बैलेंस भी दिया, तो हम बैंक वाली भी कॉपी में लिखेंगे। एक से ज्यादा अकाउंट खुल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही खुलेगा। उन्होंने हमें कुछ फर्नीचर दिया है, तो हमने फर्नीचर वाले कॉपी में भी लिखना है, फर्नीचर अकाउंट में। और सब कुछ मेरे लिए किसने दिया है, दिनेश बाबू ने दिया है, तो ये मेरे कैपिटल अकाउंट में लिखेगा, ठीक है। आयुष इधर ध्यान दो, कैश मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, और ये बढ़ा है तो डेबिट होगा, ठीक है। बैंक भी मेरे लिए एक संपत्ति है, बढ़ा है डेबिट होगा। फर्नीचर भी मेरे लिए एक संपत्ति है, बढ़ा है डेबिट होगा। और कैपिटल मेरे लिए कर्जा है। और मजे की बात है, इन तीनों का जोड़ ही कैपिटल होगा, मालूम है ना। ये तीनों का जोड़, इन तीनों का सम हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, और कर्जा मेरे बढ़ा है इसलिए क्रेडिट होगा। ये आपका 4 अकाउंट खुलेगा पहले में, ठीक है। तो जिन्होंने गलती की उन्होंने ठीक कर लेना है, बाकी सब आगे चले। तो पहली एंट्री इसलिए करवा रहे ना, आपको पक्का पड़ जाए थोड़ा सा, और फिर जर्नल करना शुरू करेंगे धड़ाधड़। जर्नल में थोड़ा समय लगेगा, हम जर्नल सिखाते हैं तो बहुत डीप लेके जाएंगे। जो आप सीखे हैं या जो सीखेंगे स्कूल से, उससे बहुत एडवांस लेके जाएंगे, आपके स्कूल के लेवल से बहुत ऊपर लेके जाएंगे। पर्च है क्लास 12 का नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्लास 11 में देखो हम बता रहे हैं, हम जब पढ़ाते हैं ना तो मेरा ये टारगेट रहता है कि बच्चे मेरे CA CS की तरफ जाएं तो वो उल्टा हमको गाली ना दें। यहाँ से पढ़ के जाएं तो वहां जब टीचर बताए उनके सामने तो बहुत खुशी हो उनको। बोले मैं अकाउंट्स के बहुत बड़े टीचर हैं जिनसे हमने पढ़ाए, उनका नाम है प्रवीण शर्मा, और वो अकाउंट्स के समझ लो इंडिया लेवल में, इंडिया में शायद 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे है। उनकी अर्निंग इतनी है कि आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना बड़ा और इतनी अर्निंग उनकी, 6 महीने की अर्निंग। हम उनसे पढ़े, है ना। तो वो हम उनसे पढ़े और बहुत पहले पढ़े थे। तो मेरा एक स्टूडेंट भी उनके पास पढ़ने गया 12 के बाद में, CA का फाउंडेशन क्लियर किया,
फिर उसके बाद इंटर में गया तो कोई शब्द वो पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तो उतने लोग 3,000 लोग बैठे थे, 3,000 लोग, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, किसी का जवाब नहीं आया। वो लड़का खड़ा होके बोला कि सर इसका मीनिंग ये अभी आएगा जब वो चैप्टर में तो हम बताएंगे, फिर से बात हुआ तो बताया, तो सर बोले कि बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो टीचर तुमको पढ़ाया बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और उससे भी अच्छी बात है कि तुमने उसको संभाल के रखा है। तो मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि हम तुम लोगों को डिटेल में पढ़ाएं, ताकि आप कभी भी आगे जाएं किसी के सामने आपको ये ना लगे ये चीज़ तो सर नहीं बताए थे, ये चीज़ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा समय लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। हम चाहें तो अभी से हम भी सवाल करना शुरू करें, आपको खुशी हो जाएगी, हाँ रेंट टू कैश भर ले रहे हैं, कैश टू कैपिटल कर ले, हम एंट्री आ गया जैसा पिछले करके। अभी जब हम जर्नल शुरू करेंगे तब तो देखना हम कितना डिटेल में जाते हैं। अभी हम खाली नीचे अभी मिट्टी डाल रहे हैं कि आपका थोड़ा ईंटा विटा सजाया जा सके। अब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद जम के करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो स्लाइड हम लोग का रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट का आखिरी क्लास है, मतलब रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट है, मोटा आपका बुद्धि बन जाएगा। अब जब सवाल शुरू करेंगे तो आप फटाफट से बोल पाएंगे। आपको जब भी डेबिट क्रेडिट का रूल आएगा तो आप सबसे पहले उसमें खोजो एसेट्स है, एक्सपेंस लॉस है। अगर एसेट्स है, एक्सपेंस है, लॉस है तो उसको पहले खोलो, लाइबिलिटी इनकम गेन है तो उसको बाद में खोलो। और कैश के दिमाग में ये रखो कि कैश अगर आ रहा है तो पहले लिखना है और जा रहा है तो बाद में लिखना है, क्योंकि आएगा तो कैश बढ़ाना है, कैश बढ़ाना है तो डेबिट करना है, और अगर जाएगा तो कैश क्रेडिट है। और कोई नाम आए तो सबसे पहले इनसे पूछो कि ये नाम से पैसे मिलेंगे या इन पैसे को देना है। जिनसे पैसे मिलना है वो पहले खोल लो और जिनको देना है उनको बाद में खोल दो, बस खत्म, डेबिट क्रेडिट और कुछ है नहीं। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, इसका क्या मतलब है ट्रांजैक्शन का? यहाँ पे केवल हम लोग मीनिंग समझ रहे हैं अभी कि इनके ट्रांजैक्शन पूछने का तरीका क्या होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश बोले तो एक परचेज अकाउंट खुलेगा, एक कैश अकाउंट खुलेगा। परचेज मेरा खर्चा है इसलिए डेबिट है, और एसेट्स कैश मेरा संपत्ति है, घटा इसलिए क्रेडिट है, ठीक है। तीसरा परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, देखो परचेज की एंट्री कई तरीके से पूछ रहे हैं, अब तुमको आइडिया लग जाएगा परचेज कैसे कैसे होता है। दूसरा कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब ये बताओ आयुष क्या है, नगद में या उधारी में? बोल, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम वहां पढ़ो ना, पढ़ के बताओ ना हमको। हम तुमको रट्टा लगाने थोड़ी बोल रहे हैं कि हम पढ़े नहीं है, हम तुमसे अभी पूछ, ये शीट है तो, ये शीट है तो डेबिट क्रेडिट वाला। अरे महाराज एक मिनट दो मेरे को। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, राहुल क्या मतलब है इसका? परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश नाम दिया हुआ है, बताया नहीं हुआ, इसलिए वो क्रेडिट में। वेरी गुड, क्रेडिट ही है। अगर नाम लिख दिया इसका मतलब उधारी में है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश तो एक परचेज अकाउंट खुलेगा, एक सुरेश खुलेगा। परचेज तो मेरे लिए खर्चा है, जन्म से खर्चा है, हमेशा डेबिट होगा, कभी क्रेडिट नहीं होगा। हाँ तो बता रहे हैं ना, पहले परचेज अकाउंट को समझो ना, दोनों अकाउंट थोड़ी, हम रावण थोड़ी है, 10 अकाउंट रहेगा, 10 एक एक अकाउंट के बारे में डिटेल समझेंगे। परचेज मेरा क्या है? खर्चा है, और खर्चा मेरा डेबिट होता है। याद रखना कि ये एकदम अपने खून में चलना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आर्टरी में शुद्ध खून चलता है और वेन में मेरा अशुद्ध खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, बस ऐसे ही याद कर लीजिए कि परचेज जन्म से हमेशा क्या होता है? डेबिट ही है, डेबिट नेचर का है। खर्चा सारा डेबिट होगा, और जितने इनकम है सेल वो सारे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल होता है ना, क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको, उसमें इसमें कभी कभी होगा, वो अभी नहीं आएगा, वो कभी कभी आगे होगा तो हम समझेंगे। अभी आप परचेज को हमेशा डेबिट मान के चलेंगे। कभी कभी परचेज को कम भी करते हैं हम लोग, क्रेडिट भी करते हैं, लेकिन कब करेंगे वो रेक्टिफिकेशन वगैरह में कहीं कहीं कम करेंगे। खर्चा कम हो गया तो परचेज तो क्रेडिट नहीं करते। जब माल रिटर्न आता है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं ना। परचेज हमेशा से डेबिट है, ये ध्यान रखना, परचेज हमेशा डेबिट है। तो एक परचेज अकाउंट खुला, एक सुरेश अकाउंट खुला। सुरेश नाम है तो बताओ डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर है। कर्जा है, बढ़ा है, क्रेडिट होगा, ठीक है। वरना तुम ठीक बनाया है, बस राइटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक करो भाई। कहाँ पर कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है, इसमें कंफ्यूज है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अब बताओ इसमें नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है। हाँ, इसमें तो नाम का कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि जब लिख दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, चलो हम उधार समझ रहे थे, लेकिन साथ में लिख दिया फॉर कैश, तो आप सुरेश का नाम नहीं लिखेंगे, अब कैश अकाउंट खुलेगा। तो एक परचेज अकाउंट खुलेगा और एक कैश अकाउंट। परचेज मेरा खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट है, और कैश मेरा एसेट्स है, घटा है, क्रेडिट होगा, ठीक है। आगे चले। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश एंड पेड बाय चेक, बोलो। चेक अकाउंट मत खोल देना। चेक को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता देगा? 5 रुपए का नगद इनाम है, बताइए, बताओ भाई। इनाम चाहे 1 रुपए का हो, जीता है तो बड़ी बात है। बोल, हिंदी सब लोग भारत में रहते हैं, देखो बता दिया, हम बताए होंगे क्लास में इसलिए याद है उसको। चेक को हिंदी में कहते हैं धनादेश, धन का आदेश देना। लिखित में हम देते हैं कि इतना पैसा मेरे बैंक से इनको दे दो,
हम अपने बैंक को आदेश देते हैं कि जो व्यक्ति इस चेक को लेके आ रहा है, ये मेरे तरफ से धनादेश है कि आप इनको इतना रुपए दे दीजिएगा। तो वो देखता है, साइन वाइन मिलाता है, बोलता है ठीक बात है, अकाउंटेंट मेरा अकाउंट होल्डर ने लिख के दिया है कि इस आदमी को दे दो, तो दे देता है। तो चेक अकाउंट नहीं खोलना, चेक एक जरिया है जिसके द्वारा हम कुछ बात अपने बैंक को बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चेक अकाउंट नहीं होता। हाँ, बैंक सर, अकाउंट, बैंक अकाउंट लिएबिलिटी हुआ ना? बैंक अकाउंट एसेट्स होता है। बैंक हमेशा, बैंक में जो पैसा है वो कर्जा है तुम्हारे लिए। इतना कैसे कर लेती है? कोई कोर्स किया है? 50 बार ऊपर अभी बैंक की जगह एसेट्स लिख के आई है, अभी कह रही लाइबिलिटी है। नेचर तो वही रहेगा। अच्छा, तो चेक मेरा एसेट से घटा इसलिए क्रेडिट है, और परचेज मेरा घटा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम सुरेश, बोलो कौन कौन से? फर्नीचर अकाउंट और सुरेश अकाउंट। हम जानते थे तुम लोग यही गलती करेगा। परचेज हम किसके लिए लिखते राहुल? जिस चीज का हम धंधा करते हैं। इस बात को खून में उतारो धीरे धीरे। फर्नीचर अकाउंट खुलेगा। वही तो बोले। तुम परचेज बोली थी, झूठा बोलो। फर्नीचर लिखे हैं। अच्छा तब ठीक है, सॉरी, सर से मेरा गर्दन 45 डिग्री झुक गया है। एक फर्नीचर अकाउंट खुलेगा और एक सुरेश। एक फर्नीचर मेरा संपत्ति है, खरीदने से बढ़ा है इसलिए डेबिट हुआ है, और सुरेश मेरे ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी बढ़ा है इसलिए क्रेडिट हुआ है। सोल्ड गुड्स, बोलो। हाँ हाँ, कैश पहले खुलेगा, सेल हमेशा बाद में, परचेज हमेशा पहले, खर्चा सारा पहले, इनकम सारा बाद में। तो एक कैश अकाउंट एसेट से बढ़ा है, डेबिट है, सेल मेरा इनकम है, बढ़ा है, क्रेडिट है, ठीक है, करेक्ट है। सोल्ड गुड्स टू मनीष, मनीष को हमने माल बेचा। हाँ, तो मनीष पहले खुलेगा और सेल मेरा इनकम है इसलिए बाद में खुलेगा। तो मनीष मेरा डेटर है, एसेट है, बढ़ा है, डेबिट है, सेल्स मेरा इनकम है, बढ़ा है, क्रेडिट होगा, ठीक है, सही है। सोल्ड गुड्स टू मनीष फॉर कैश, बोलो राहुल, अरे तुम बोलो देवांश। डीआर पीआर नहीं बताना है, तुम हमसे बहुत आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ा हुआ है इसलिए परेशान हो रहा है, कंफ्यूज हो गए तुम, समझे, इसलिए थोड़ा मेरे साथ साथ चलिए। क्या क्या बोले बताओ? कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश मेरा एसेट से बढ़ा है, डेबिट है, सेल मेरा इनकम है, बढ़ा है, क्रेडिट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनीष एंड रिसीव्ड अ चेक। तुमने बोला बैंक अकाउंट, लेकिन बच्चा यहाँ लिखा है चेक अकाउंट। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेंज कर दिए। तो बैंक मेरा एसेट्स है, माल बेचने से बढ़ा है इसलिए डेबिट किया, और सेल मेरा इनकम है, माल बेचने से बढ़ा है इसलिए क्रेडिट किया, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा चलो, सोल्ड फर्नीचर टू मनीष, हमने मनीष को फर्नीचर बेचा है, बोलो क्या एंट्री होगी? भाई मेरे बात को ध्यान से सुनो, जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो क्या हमने इस उद्देश्य से खरीदा था कि इस फर्नीचर को बेच के कमाई करेंगे? सेल हम किसके लिए लिखते हैं? गुड्स के लिए। और गुड्स क्या होता है? जिसका हम धंधा करते हैं, जिस चीज को हमने खरीदा है बेचने के लिए, और इस उद्देश्य से खरीदा है कि बेच के हम प्रॉफिट कमा लेंगे, उसको हम सेल्स बोलेंगे। तो यहाँ एक मनीष अकाउंट खुलेगा और एक फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, ठीक है। सेल केवल गुड्स के लिए, यार तू यहाँ पे ना एक टैटू कराएगी, यहाँ पे सेल मतलब गुड्स अकाउंट, परचेज मतलब गुड्स अकाउंट, अपना लिख लेना इसे। तो मनीष डेटर है, डेबिट होगा, फर्नीचर मेरा एसेट से गया इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। अगला, पेड कार्टेज, प्रिंटिंग चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय चेक। तो इतने सारे अकाउंट खोल लेना, एक कार्टेज अकाउंट खोल लो, एक प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट खोल लो, एक सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट खोलो, और एक बैंक अकाउंट खोलो। कितना अकाउंट खुलेगा? 4। एक कार्टेज अकाउंट, सबसे पहले खोलो एक कार्टेज अकाउंट। हाँ, फिर बोलो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, या प्रिंटिंग खाली लिख दो तो भी चलेगा। प्रिंटिंग अकाउंट का ए बड़ा होता है, कैसे लिखते हैं हम? अकाउंट का ए बड़ा होता है, सी छोटा होता है। अब ये सब कैसे हम इतना चीज सिखाएंगे भाई, तुम देख के भी तो सीख सकती है इसको। एक सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट खुलेगा और एक बैंक अकाउंट खुलेगा, चेक अकाउंट नहीं खुलता। सारे खर्चे डेबिट एसेट्स हैं, अरे सारे खर्चे हैं, बड़े हैं इसलिए डेबिट होंगे, और कैश, अरे बैंक मेरा एसेट है, घटा इसलिए क्रेडिट होगा। 13 तारीख की एंट्री नहीं की हो, क्या बात है भाई? पेड फॉर इंश्योरेंस, बोलो पेड फॉर इंश्योरेंस, बोलो रिद्धि। इंश्योरेंस अकाउंट और कैश अकाउंट। वेरी गुड। अगर ये LIC लिखा होता तब क्या करते? ड्राइंग हो जाता। एक इंश्योरेंस अकाउंट, रुक जाओ एक मिनट, एक इंश्योरेंस अकाउंट, एक कैश अकाउंट। इंश्योरेंस मेरा खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट होगा। कैश मेरा एसेट्स है, इंश्योरेंस करवाने से घटा है, क्रेडिट होगा। बोला आयुष क्या बोल रहे हैं? इंश्योरेंस क्या होता है नहीं पता है?
इंश्योरेंस में कभी कभी क्या होता है कि हमें डर लगा रहता है कि भाई ये अगर ये दुर्घटना मेरे साथ हो गई तो क्या होगा। जैसे मान लो, हाँ तो इंश्योरेंस केवल बाइक गाड़ी का नहीं होता, हर चीज का होता है। जैसे हमने मोबाइल खरीदा, हाँ हाँ हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, तो उसको पहले से इंश्योरेंस मीनिंग समझने दो। हाँ अच्छा भाई, ये हमको समझा, सब बोल दिया, हम नहीं बोल पाए, बता रहे एक एक करके प्रश्न पूछो तो हम सब उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल जब खरीदा ना तो इन्होंने एक ऑप्शन रखा कि आपका स्क्रीन टूट सकता है। आप थोड़ा लापरवाह टाइप के इंसान है, क्रिकेट खेलते समय बॉल अचानक से आके लग जाए टूट जाएगा, या फिर कहीं से गिर गया आपका फोन टूट जाएगा। तो वो एक इंश्योरेंस कह रहे हैं कि देखो ये स्क्रीन अगर टूटेगा तो आपका 5,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप केवल 300 रुपया दे करके आप इंश्योरेंस करा लीजिए, अगर टूट जाएगा, हाँ 300 रुपया दे करके हमने इंश्योरेंस करा लिया। तो हाँ क्या 1 साल 1.5 साल 1 साल वारंटी रहती है ना, तो इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का होता है, इंश्योरेंस कभी ज्यादा दिन का नहीं होता है। तो 1 साल के लिए इन्होंने कहा कि 1 साल के लिए हम आपका रिकवरी कर दे रहे हैं कि अगर आपका स्क्रीन टूट जाता है किसी कारण से गिर पड़ के, हम एक बार रिप्लेस कर देंगे। हमने कर लिया, कितने रुपए दिए, जस्ट 300 रुपए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आएगा भी आपके बीएसटी में, एक चैप्टर आएगा इंश्योरेंस बोलकर, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस बैंकिंग और इंश्योरेंस पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाएगा। तो हमने 300 रुपए दे दिया, और अभी हम बाहर खड़े होके मोबाइल चला ही रहे थे, कुछ दिन पहले की बात, हम चला रहे थे, पीछे से बच्चे खेलते हमको धक्का दे दिया और फोन गिर के टूट गया। अब मेरी चिंता है, तुरंत हमने देखा कि यार मेरे याद आ गया कि हमने इंश्योरेंस कराया था। तो इंश्योरेंस कराने से क्या हुआ, हमने उनको एक लेटर लिखा और फोटो भेजा, मेल किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक प्रोसेसिंग फीस लगेगा 100 रुपए का, वो आप प्रोसेसिंग फीस जमा करिए और मोबाइल को पैक करिए, मेरा स्टाफ जाके ले आएगा। वो आए और आके ले गया और 2 दिन में बना के दे भी गया, ठीक ठाक चल रहा है अभी। नया ओरिजिनल अगर हम इंश्योरेंस अगर वो करवाते, अपने से स्क्रीन लगवाते तो 4,000 रुपये लगता। हमने पूछा सैमसंग में, वो कह रहे हैं 4,000 रुपये लगेगा। तो इंश्योरेंस क्या करता है, आपके रिस्क को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक एग्जांपल से समझो, इतने लोग हो बाजार में और हम बता रहे हैं, सुनो तो पूरी बात सुनो, हमको पूरा करने तो फिर तुम्हारा बात पूरा हो जाएगा। हम इंश्योरेंस कंपनी है, हमने कहा कि तुम सब लोग मोबाइल खरीदते हो, हमसे इंश्योरेंस करा लो। तो 1,000 रुपए करके सब लोग जब हम इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस फ्री में थोड़े ना करेगा, वो हमसे एक अमाउंट लेता है, जो 300 रुपये हमसे लिया उसको कहते हैं प्रीमियम। तो उन्होंने हमसे प्रीमियम लिया, और इंश्योरेंस प्रीमियम लेने के बाद में हमको एश्योर्ड कर दिया कि भाई आप चिंता मत करिए, आप खेलिए जितना खेल सकते हैं मोबाइल से। अब इतने लोग में सबका थोड़ी ना मोबाइल टूट जाएगा, समझ रहे बात को। तो इंश्योरेंस कंपनी लाखों लाखों लोगों का इंश्योरेंस कर रही है, और क्लेम कितने लोगों को दे रही है, केवल गिने चुने लोगों को। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि क्लेम ना देना पड़े, कुछ ना कुछ क्लॉज लगा देंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो एक वर्ड आता है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकलवाना मतलब शेर के मुंह से मांस निकालने के बराबर है, नहीं निकलता। आप घर में, हमने एक फायर इंश्योरेंस करा लिया, पटाखे की कंपनी हमारी दुकान है, हमने इंश्योरेंस करा लिया, और इंश्योरेंस में कोई बगल अगल वाला या किसी भी तरीके से मेरे पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गया, तो इंस्पेक्शन के लिए जब वो किसी ऑफिसर को भेजेंगे ना, वो एक एक चीज देखेगा, खुद से तो नहीं करवाया, खुद से तो आग नहीं लगा दिया, या फिर कुछ सारा कुछ चेक करेंगे। जब सारा वेरिफिकेशन होगा, उसके पीछे महीना 2 महीना लगेगा, तब जाकर के वो क्लेम को वेरीफाई करेंगे, तब वहां से चेक आएगा। तो इंश्योरेंस करवाने के लिए हम एक प्रीमियम देते हैं, यहाँ जो इंश्योरेंस लिख रहे हैं वो प्रीमियम के लिए ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस एक खर्चा हो गया हमारे लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा पूरा अगर लिखना चाहते हो अकाउंट का नाम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो। लेकिन प्रीमियम हम तो इंश्योरेंस करते हैं, तो इंश्योरेंस लिखने मात्र से हम समझ जाते हैं कि इंश्योरेंस खर्चा ही है, ठीक है ना। तो कॉपी के नाम के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो या इंश्योरेंस लिखो, एक ही मतलब है। मुन्ना का क्वेश्चन है कि सर एलआईसी ड्राइंग कैसे हो जाता है ना। एलआईसी जो कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो हमेशा इंश्योरेंस किसका करती है, लोगों का करती है, ठीक है ना। जैसे मेरा करेगी, तुम्हारा करेगी, और वो लाइफ कवरेज देता है कि अगर आप मर जाते हैं, आप मर जाएंगे तो आपके परिवार वालों को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो बिजनेस थोड़ी ना मरेगा, बिजनेस में कौन सा प्राण संकट में आ रहा है उसके, तो वो क्या करवाते हैं, वो प्रोपराइटर का होता है। और प्रोपराइटर अगर एलआईसी प्रीमियम भर रहा है, यानी वो पर्सनल खर्चा भर रहा है। इंश्योरेंस, अरे भाई जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो तो नॉन लिविंग है, वो थोड़े ना लिविंग है कि उसको कोई बुखार चढ़ रहा है पैरासीटामोल चढ़ाना पड़ेगा। बोलो क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों हो गया, बोलो समझ में आया। तो एलआईसी क्या होती है, ड्राइंग होता है, एलआईसी हमेशा ड्राइंग हो। हाँ बोलो। अगर प्रॉपराइटर वो अपना
का जो बिजनेस है उससे पैसा नहीं निकाल के अपना खुद का पैसा डाल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन जब मेरे गले से पैसा निकलेगा तभी तो हम रिकॉर्ड करेंगे। पिछले दिन तुमको ये समझाया था ना, ट्रांजैक्शन दो तरह का है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है। हम खाता किसका बना रहे हैं? बिजनेस का। पर्सनल खाता जब प्रोपराइटर का लिखेंगे तो उस कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये तुम सोचो कि सर प्रोपराइटर अपने बीवी का गहना बेच दिया, अभी आएगा आगे सब ये सब चीजें आएंगी, अपने बीवी का गहना बेच दिया 5 लाख का, और क्या करें उसको हम बिजनेस में लिख लें? भाई वो अपना घर में तुम कुछ भी बेचो खा जाओ, हमके क्या मतलब है। हाँ, उस 5 लाख में से 3 लाख रुपए लाके धंधा में लगा दिया तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। यही तो चीज सीखना है हमें। अब तुम कह रहे हो कि घर के इंश्योरेंस कराया, LIC करवाया और अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा दिया, घर के पैसे से, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये तो चक्कर हो रहा है कि LIC प्रीमियम पेड बाय द फर्म पे किया है, खर्चा मालिक का है, अब पे कौन कर रहा है? बिजनेस, इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है ड्राइंग बोलकर। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा का जन्मदिन है, बर्थडे गिफ्ट ले गया आएगा मालिक, तो हम क्या करें? हम लिख लें? मेरे गले से पैसा निकालोगे तो हम तो ड्राइंग ही लिख देंगे कि भाई तुम अपने घर के लिए खर्चा, तुम बीवी के लिए ले जाओ, साली के लिए ले जाओ, बच्चा के लिए ले जाओ, हमसे क्या मतलब है? तुम यहाँ से पैसा निकाले हो, बिजनेस के अलावा निकाले हो, हम ड्राइंग पकड़ेंगे। ठीक है, आगे चलो। मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस जो हाँ हम लोग का महीने का पैसा खर्च, मान लीजिए 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करवाया, हाँ, तो पूरा पैसा दिए नहीं, इससे पहले महीने में 10 लाख रुपए देगा। अब देखो इंश्योरेंस चैप्टर ही पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। जैसे देखो हम एक इंश्योरेंस करवाते, ठीक है, क्वेश्चन करो ना, हमको कोई दिक्कत है, हमको तो यही सी अकाउंट्स में ज्यादातर बातचीत ही होती है, और बातचीत से काम ज्यादा नहीं है, काम तो कम ही है, लेकिन सीखो। इन्होंने कहा कि सर हम 10 लाख रुपए का एक सम एश्योर्ड करवाए, कि हमको 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, उसका साल का प्रीमियम है 5,000 रुपया। 10 लाख का सम एश्योर्ड है और हम 5,000 रुपया साल का प्रीमियम है। हम पहला प्रीमियम जमा किए 5,000 रुपया और कवरेज है 15 साल तक। 15 साल में हम जमा करेंगे, फिर 20 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो भी मिलना होगा, 10 लाख रुपया मिलेगा। हम एक प्रीमियम जमा किया और मर गए, मरने का शौक है तो मर गए, तो क्या मेरे परिवार वालों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यही तो इंश्योरेंस है। आप जैसे आज प्रीमियम जमा किया, आज कितना तारीख है? 26 तारीख, 27 है, 27 तारीख है। आज हमने LIC में प्रीमियम किया और LIC के अकाउंट में एंट्री हो गई कि पवन ने एंट्री किया, हम कल मर जाएंगे, 10 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है ना। एक कहानी बता दे तुमको, गुजरात में एक आदमी था, उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, ध्यान से सुनना, और अच्छा ऐसा चीज पूछते हो तो सामने आती है तो बता। ये क्राइम पेट्रोल में देखा था हमने, तो क्राइम पेट्रोल में वो क्या हुआ कि वो उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, तो उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में क्या किया, एक इंश्योरेंस ले लिया कि हम मरेंगे तो परिवार वालों को मिल जाएगा इतना पैसा, और मिलने के बाद में वो अपना कर्जा उतार देंगे। तो इन्होंने, क्या नाम था, नाम भी हमको याद है, संदीप कुछ ऐसे ही, संदीप पटेल ऐसे कुछ नाम था। तो वो क्या किया, इंश्योरेंस लिया, और इंश्योरेंस लेने के बाद में अपने जानबूझ के अपना गाड़ी भिड़ा दे रहा था। 2-3 बार अपना सेंट्रो था भिड़ाया, लेकिन मरा नहीं। तो अपने दोस्त को बोला कि तुम मार डालो हमको, है ना, और उसको खूब समझाया, देखो मेरे ऊपर इतना करोड़ का कर्जा हो गया है, मार दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, मेरा परिवार कर्जे से मुक्त हो जाएगा। तो उसको मार डाला, उसका दोस्त मार भी डाला, और मार डालने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ले लिया, मर्डर हो गया। तो मर्डर हो गया तो ये तो मर्डर ही है, मर ही गया, तो उसके परिवार वालों को क्लेम मिलना चाहिए था। तो पूरा इंस्पेक्शन में 2-3 महीने लगा, और पुलिस पता लगा लिया कि उसका दोस्त ही मारा है, 1 रुपया नहीं मिला। जानते हो क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये साजिश करके तुमने किया। इंश्योरेंस कभी भी कॉम्पेंसेट करता है लॉस को, ना कि प्रॉफिट देता है। हम कपड़े का धंधा करते हैं, कपड़ा खरीद के लाए और कपड़ा नहीं बिक रहा, हम खुद ही जला के बोल दिए कि इंश्योरेंस का पैसा दीजिए। मान लीजिए जो एक इंसान है वो इंश्योरेंस कराया, खुद ही अपने आप को मान लिए, तो क्या मिलेगा? अभी तो बोले शादी से अगर वो नेचुरली उसका कोई दुर्घटना से मृत्यु हो गई तो मिलेगा ही मिलेगा। और तुमको इतना दिक्कत क्यों? इंश्योरेंस ही पूरा कर लेगा क्या आज? ठीक है, अभी समझ में आया? चलो, तो क्या बोल रहा है, रिसीव फीस फ्रॉम क्लाइंट एंड रेंट। अब देखो हमने फीस रिसीव किया और रेंट रिसीव किया। मान लो अपने घर हम भाड़ा पे दे रखे हैं, तो रेंट पाएंगे तो ये मेरे लिए इनकम होगा, ध्यान रखना। तो रेंट मेरे लिए इनकम है, बढ़ा हो गया। और फीस अकाउंट भी खुलेगा, अब फीस जो होगा ये भी इनकम होगा, बढ़ा है इसलिए क्रेडिट। बोलो कुछ पूछना है इसमें? पूछो, क्या पूछना है? हाँ, फिर इंश्योरेंस पूछना है? हाँ, आज इंश्योरेंस में PhD कर लेगा। बोल भाई, PhD तेरा? हाँ बोल, क्या था, क्या है? हाँ ठीक है। अब वो देखो, इंश्योरेंस कंपनी बताएगा, हम इंश्योरेंस थोड़ी ना कर। तुम जब जितने रुपए का इंश्योरेंस करवाते हो, है ना, उसके ऊपर में कितने समय का करवाते हो,
उसके हिसाब से उसकी प्रीमियम बनती है, एज के ऊपर बनता है। जैसे मेरा एज अभी लगभग 40 हो गया, तो 40 की एज में अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे तो मेरा प्रीमियम ज्यादा आएगा। तुम्हारा उम्र अभी 15-17 साल है, तुम अगर प्रीमियम कराओगे अपना मेडिकल के उसी मेडिकल के लिए तो तुम्हारा प्रीमियम कम आएगा, क्योंकि मेरे किडनी सड़ने का संभावना ज्यादा है और तुम्हारे किडनी सड़ने का संभावना कम है। तो ये उम्र के हिसाब से होता है, टर्म एश्योर्ड के हिसाब से होता है, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए एश्योर्ड करवा रहे हो, कितना बड़ा अमाउंट को एश्योर्ड करवा रहे हो, ये बात होगा ना। तुम अगर ये तुम लोग अगर ये इसके बारे में पूछना है तो किसी भी LIC सेंटर में चल जाना और LIC एजेंट वाला जो होगा उसको बैठ के चाट लेना पूरा कि भाई साहब मान लीजिए, और भाई साहब ये भी मान लीजिए, भाई साहब वो भी मान लीजिए, वो सारा चीज बताएगा। उन लोगों को ना स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, गुस्साते नहीं है मेरी तरह, हम तो गुस्सा आ जाएंगे, पीट देंगे तुमको, चल दुष्ट कहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं ना। 5 नंबर जर्नल बनाए नहीं, छोड़ दिया, क्या बात मुन्ना भाई MBBS। चलो 5 नंबर क्वेश्चन मिला लेते हैं, फटाफट से मिला लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैश पेड टू शैली। शैली को हमने पेमेंट किया, एक शैली अकाउंट खुलेगा, एक कैश अकाउंट खुलेगा। शैली मेरी क्रेडिटर है, पेमेंट करने से कर्जा मेरा घटा है इसलिए डेबिट होगा। कैश मेरी संपत्ति है, घटा है इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एंट्री पूछ रहा है इन्होंने, पेड टू अमिताभ बाई चेक। बोलो आयुष, मान लेते हैं हम अमिताभ को पेमेंट किए, मान लो, तो क्या क्या अकाउंट खुलेगा? होमवर्क एक नहीं बनाया, क्वेश्चन बहुत। हाँ बोल। अमिताभ अकाउंट, अमिताभ पहले बैंक खुलेगा, पहले अमिताभ खुलेगा, सोच के बोलो, हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो पकड़ लो। पहले बैंक खुलेगा कि पहले अमिताभ खुलेगा? तुम चुप रहो, तुम बोलो। बैंक पहले खुलोगे। पेमेंट आ रहा है कि जा रहा है पहले ये बताओ, तो पहले कैसे खोलेंगे? हाँ, याद रखना कि हमारा कैश का पेमेंट आ रहा है या जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर कैश आ रहा है तो पहले खोलेंगे, जा रहा है तो एक अमिताभ अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिटर है, घट रहा है इसलिए डेबिट होगा। चेक अकाउंट खोल रखा है इन्होंने, बैंक होगा, ये एसेट है, घट रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। बार बार चेक खोला है, अब कभी मत खोलेगा आज, ठीक। आगे बढ़े राहुल। आगे क्वेश्चन है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम भारती। भारती से हमने चेक लिया, हाँ बोलो। वेरी गुड, बैंक एसेट से बढ़ा है इसलिए डेबिट है, और भारती मेरी डेटर है, पेमेंट कर दिया इसलिए घट गया, इसलिए क्रेडिटर हो रहा है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े। रिद्धि नहीं बनाई हो? क्यों? 5 नंबर नहीं किया। क्यों नहीं बनाई हो? पेड अमित ₹1150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1200। हम बताते हैं, सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे समझो, थोड़ा इधर ध्यान दो। तुमको आता है देवांश इसका फुल सेटलमेंट वाला एंट्री? देखो तुम सो रहे क्या? 4 नंबर, हाँ बोलो बोलो। सर लिखा हुआ है पेड टू अमित ₹1150 फुल सेटलमेंट, मतलब उसको 1200 देना था लेकिन वो 1150 दिया और वो अमित उसको मान गया। बहुत अच्छे, सही बात बोला है। मतलब इसका ध्यान से सुनो मेरी बात। अमित जो है वो टोटल पाते थे 1200 रुपया, तो अमित पाता था 1200, हमने उनसे कहा कि 1150 लो, बात रफा दफा करो, फुल सेटलमेंट, वो मान लिया। तो कौन कौन से कॉपी में लिखेंगे? एक तो अमित के अकाउंट में लिखेंगे, बोलो हाँ, अमित के अकाउंट में लिखेंगे। अमित मेरे ऊपर क्या था? कर्जा था, आज हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो ये डेबिट होगा, बोलो हाँ। मेरे पास एक कैश का खाता खुलेगा, चेक से पेमेंट तो नहीं कर रहे हम, हाँ कैश दे रहे हैं, एक कैश है, कैश मेरे पास एसेट्स है, जब हम पेमेंट करेंगे तो कम होगा इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, बोलो ठीक है। अच्छा, जो पैसा हम नहीं दिए वो मेरे लिए इनकम है कि नहीं, बोलो। और वो एक तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं हो गया? हमने 50 रुपए का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, 1200 रुपए देने थे। हाँ हाँ, अभी तो हम टू और उसमें गए ही नहीं है, तुम भाग रहे एक कदम आगे हमसे, हम क्या ही बताएं। तो क्यों टूटा है वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम खाली अकाउंट परिचय कर रहे हैं। तो हमसे 2 कदम आगे भाग रहे हो, अभी हम आएंगे वहां, तब तुम्हारा पूरा ना टूटा निकलवाएंगे। अभी रुको, जब हम वहां पहुंचेंगे ना तब पूछेंगे क्यों क्या हुआ, जब टॉप 10 जर्नल वाला शीट देंगे तब पूरा देगा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एक मेरे लिए इनकम है कि नहीं बताओ। और जब हम पेमेंट कम किए तो 50 रुपए का मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इनकम बढ़ा इसलिए क्रेडिट। तो ये देखो एक ही ट्रांजैक्शन है उसमें, लेकिन 3 खाताओं में लिखना, एक तो अमित के खाता में लिखना पड़ा, एक कैश में और डिस्काउंट में। तो अमित को मेरे लिए लाइबिलिटी था, ये 1200 रुपया से खत्म हो गया, कैश मेरे पास से 1150 गया और 50 रुपया मेरा इनकम आ गया। तो देखो 1200 से जितना से कोई चीज डेबिट है उतना ही से क्रेडिट है, इसलिए इसको डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं।
डुअल इज प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट जो वर्ड है वो हम लोग किसी माल को बेचते बचते तब ज्यादा दाम पे बेचते तब प्रॉफिट होता है। ये इनकम बोलो ना, इनकम है, ठीक है। क्लेम रोजी, सेम क्वेश्चन, क्लेम ऑफ रोजी 2000 सेटल फॉर रुपीज 1900, सेम कहानी। रोजी 2000 रुपए पाती थी, हमने 1900 में सेटल कर लिया, सेम कहानी। रोजी हो जाएगा, कैश हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। क्लेम ऑफ रुपीज रोज, क्लेम ऑफ रोजी मिला क्वेश्चन। तुम्हारे पास शीट नहीं है? अच्छा देख लो बगल से, तुम इसमें खोलो ना, इसमें भी तो होगा तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्म में। इसको रोकना है, हाँ खोल लो। तो क्लेम ऑफ रोजी 2000, रोजी हमसे क्लेम कर रही है, हमारा 2000 रुपया दिया और उसको हमने सेटल कर लिया 1900 में, तो सेम कहानी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे एक रोजी अकाउंट खुलेगा, रोजी अकाउंट, रोजी मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी थी, आज हमने पेमेंट कर दिया इसलिए ये डेबिट हो गई। हमने इसको कैश में पेमेंट किया है, कैश अकाउंट, कैश मेरा एसेट्स है, पेमेंट कर रहे हैं तो कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और डिस्काउंट हम फिर से पा गए तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मेरे लिए एक तरह का इनकम है और मेरे इनकम को 4 चांद लगा दिया इसलिए क्रेडिट हो गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे क्या है, 5 तारीख को रिसीव रुपीज 3800 फ्रॉम क्या लिखा है, सुमति, सुमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4000। हम सुमित से 4000 रुपए पाते थे और वो हमको सेटलमेंट कर लिया कितना में, 3800 में, 200 रुपए हम छोड़ दिए, है ना। आइए मिटा दें इसको, देखो लिखते चलो अपने अपने कॉपी में, या फिर वीडियो देख के फिर से लिखना, या स्क्रीनशॉट जैसे भी करना है कर लेना। इधर ध्यान दो, एक तो खुलेगा कैश अकाउंट। बोलो कैश को हम पहले क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि हम पा रहे हैं कैश मेरा एसेट्स है, बढ़ा है, डेबिट हुआ है, ठीक है। और एक खुलेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अभी ये सब चैप्टर हम फिर से आगे में जब घुसेंगे जर्नल में तो फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा परिचय खाली कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, ये मेरे लिए क्या है, लॉस है, इनकम का उल्टा लॉस है ना, और लॉस मेरा बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा। और सुमित जो अकाउंट है, सुमित मेरे लिए क्या था, एक एसेट था, डेटर था ना, तो ये डेटर था या एसेट था, ये आज कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्या है बताओ। कैश फ्रॉम प्रमोद एट 3% डिस्काउंट फॉर, ये वैसे ही है, डिस्काउंट डिस्काउंट वाली एंट्री है, हमने जानबूझ के केवल डाला था। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं फुल सेटलमेंट में तो एक डिस्काउंट का भी एक अकाउंट खुलता है। बस नीचे की जो 3 एंट्री है इसको आप क्षमा कीजिए, अब ऐसे ही है या फिर करवा ही देते हैं, जब कर रहे हैं तो करवा ही देते हैं। चलो पूरा एंट्री पढ़ो, क्या लिखा है। कैश फ्रॉम प्रमोद एट 3% डिस्काउंट फॉर अमाउंट ड्यू ₹10,000। देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहे हैं रिसीव कैश फ्रॉम प्रमोद, हम प्रमोद से कैश पा रहे हैं, तो कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा, कैश खुलेगा, प्रमोद खुलेगा और एक डिस्काउंट खुलेगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ रहे हैं। तो एक तो खोल लो कैश अकाउंट, चलो जी कैश अकाउंट खुल गया, एक डिस्काउंट अकाउंट खुल गया, यानी डिस्काउंट अलाउड बोल दो या डिस्काउंट अकाउंट बोल दो, ठीक है ना, और एक प्रमोद अकाउंट खुलेगा। हम यही चीज सिखाना चाह रहे हैं कि अगर फुल सेटलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ एक छूट देंगे या छूट लेंगे। अगर हम जो डिस्काउंट पाते हैं वो हमारे लिए इनकम होता है और जो इसका डिस्काउंट हम छोड़ते हैं वो हमारे लिए एक लॉस होता है। तो कैश मेरा एसेट्स है, बोलो ठीक है, और ये बढ़ेगा इसलिए डेबिट होगा, रिद्धि इतना ठीक है। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है, क्या एक लॉस है, लॉस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। और प्रमोद मेरे ऊपर एक क्या था, एसेट था, ये भी तो डेटर था, एसेट था, और आज ये पेमेंट कर दे रहा है तो घट जाएगा इसलिए क्रेडिट होगा। नियम हमारा क्या चल रहा था, बार बार भूलो नहीं बच्चे, यही हम चाहते हैं, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तीनों क्या है, डेबिट नेचर की चीजें हैं। इनको आपने जब भी बढ़ाना है, नीचे दिखा देना थोड़ा, ये डेबिट होगा, और अगर इन चीजों को घटाना है तो क्या करना है, क्रेडिट कर लेना है, ठीक है, यही बेसिक रूल है। और लाइबिलिटी, इनकम, इनकम और गेन, ये तीनों चीजें कैसे नेचर की हैं, क्रेडिट नेचर की। इन्हें जब भी बढ़ाना होगा आपको क्रेडिट करना होगा, और इनको जब भी घटाना होगा तो आपको क्या करना होगा। यही तो हम चल रहे हैं बस, और कुछ तो नया ज्ञान तो दे नहीं रहे, अभी हमने नया कुछ छोड़ा ही नहीं है, यही चल रहा है नियम। तुम ब्रिटिश रूल से किया है कि इससे किया देवांश, ब्रिटिश रूल से किए हो, ये आता है समझ में। हम बार बार बोल रहे हैं इसको समझो, और तुम अगर अपना पीछा वाला नहीं छोड़ोगे तो मेरे साथ जुड़ नहीं पाओगे। अगर ये चीज तुमको पकड़ में नहीं आएगा, अब ब्रिटिश रूल में
परेशान करते हैं लोग। ब्रिटिश रूल बहुत पुराना है और वो अब कहीं कहीं जगह फंस जाओगे, उसको लेकर के कंफ्यूज हो जाओगे, है हाँ, डेप्रिसिएशन में फंस जाओगे बहुत जगह, फिर जब एडजस्टमेंट एंट्री आएगी वहां फंस जाओगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में घुसाइए और इस हिसाब से अगले दिन आप 5 क्वेश्चन हमको करके दिखाएंगे, ठीक, हाँ 5 क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, 5 आपके क्लास में ही हो गया है, ठीक है ना, लेकिन आप 5 होमवर्क करके दिखाएंगे और नहीं तो हम आपके पिताजी से आपका शिकायत करेंगे और फिर पिटाई हो जाएगा। इतने बड़े बुढ़ापे में तुम्हारा पिटाई होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो 10,000 रुपया पाते थे और उसमें से 3% डिस्काउंट हो गया, तो 10,000 रुपए में से 3% छूट गया, कितना बचा, 300 चला गया। तो यानी हमारे कैश में कितना आया होगा, 9,700 और 300 रुपया हमारा नुकसान हो गया। लेकिन मेरा जो कर्जा था, मतलब हमारा जो पाने वाले थे, वो 10,000 रुपया पूरा खत्म हुआ। समझ पा रहे हो, मेरे कैश में कितना आया 9,700, लॉस कितने का हुआ और मेरा संपत्ति कितने का खत्म हुआ, 10,000 का। 10,000 का चीज हमें सेटलमेंट हुआ 9,700 में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, अ चेक रिसीव फ्रॉम सोनिया एट 5% डिस्काउंट फ्रॉम क्लेम ऑफ 3,000। हम सोनिया से 3,000 रुपए पाते थे, वो बोली सर कुछ कम ले लीजिए और वो चेक भेजिए 5% कम पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन होगा, एक क्या क्या बनेगा इसमें, बताओ बताओ कौन कौन सा खुलेगा। हम पा रहे हैं कि दे रहे हैं, पहले ये चीज देखो, हम पा रहे हैं ना, तो पा रहे हैं तो क्या करेगा, पहले बैंक खुलेगा क्योंकि चेक बना के हमको भेजी है, तो एक बैंक अकाउंट खुलेगा और हमने कुछ डिस्काउंट दिया है। याद रखना, जब जब हम पेमेंट करेंगे तब तक हम डिस्काउंट पाएंगे और जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारा नुकसान पड़ेगा, कुछ ना कुछ छूट देना पड़ेगा। एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक तो क्या खुलेगा, सोनिया अकाउंट। पहले बताओ, बैंक मेरा एसेट्स है, रिद्धि खर्चा तो नहीं मानते इसको, लाइबिलिटी मान ली थी एक बार। बैंक मेरा संपत्ति है, ठीक है, बैंक बैलेंस बोलते ना। पिताजी तुम्हारे जब क्या नाम है, किसी के लिए कोई भी शादी वादी के लिए लड़का देखने आते तो पूछते हैं कितना बैंक बैलेंस है, तो क्या पूछना चाह रहे हैं, संपत्ति की कर्जा, तो तू कर्जा कैसे बोली। तो उदाहरण भी बड़ा अजीब अजीब आ रहा है तुम्हारे क्लास में। बैंक अकाउंट एसेट्स है, पैसा पाए तो बढ़ा इसलिए डेबिट करें। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक तरह का लॉस है और हमने डिस्काउंट दिया है, मतलब मेरा लॉस बढ़ा है और ये भी डेबिट होगा। और सोनिया का नाम मेरे लिए संपत्ति था, आज वो अपना नाम कटवा ली पेमेंट करके, तो क्रेडिट होगा। बात समझ में आ गई। अमाउंट जानना चाहते हो तो 3,000 का पेमेंट था, 3,000 का 5% कितना होगा, 150, तो 150 रुपया हमें छूट देना पड़ा, 2,850 हमने पाया और 3,000 का कर्जा मेरा खत्म हो गया। देवांश ठीक ठाक चल रहे हैं, आपकी गड़बड़ है। अभी हम डेबिट क्रेडिट कहीं वो नहीं बता रहे हैं कि कैसे कॉपी में लिखी जाती है, अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी हम खाली क्या सीख रहे हैं, क्या होता है अकाउंट, क्या उसका नेचर और क्या उसका डेबिट और क्या होता है क्रेडिट, ठीक है, इतना बात। चलो लास्ट वाला बताओ, 8 नंबर, अ चेक इशू टू अग्रवाल। एक चेक हमने दिया अग्रवाल को, लास्ट रिद्धि अग्रवाल, एक तो चेक दिया आपको, चलो पढ़ो। अ चेक इशू टू अग्रवाल एट 5% डिस्काउंट ऑफ क्लेम ऑफ आउट 4,000। रिद्धि हमसे 4,000 रुपये पाती थी, हमने इनसे बहुत हाथ पैर जोड़े कि थोड़ा डिस्काउंट दे दो, बाजार खराब चल रहा है, गर्मी आ गई है, लू चल रहा है, तो बोले ठीक है सर, क्या इतना छोटी मोटी बात करते हैं, आप 5% लीजिए, ठीक है ना। तो 4,000 रुपये का रिद्धि को हमने पेमेंट करना था, हमने चेक बना के इनको भेजा है ना। तो सबसे पहले बताओ कि कैश पहले खुलेगा या बाद में खुलेगा, बाद में खुलेगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो रिद्धि पहले खुलेगी। तो अग्रवाल साहब रिद्धि जो है DDHI रिद्धि अकाउंट पहले खुला और चेक अकाउंट बाद में खुला। चेक तो नहीं खोलते, बैंक खोलते हैं। और डिस्काउंट पाया हमने, डिस्काउंट पाया कि नहीं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रिद्धि मेरे लिए क्या थी, कर्जा थी। आज क्या हुआ, पेमेंट करने से कर्जा बढ़ा या घटा, घटा, तो क्या कर दें, डेबिट। बैंक मेरे लिए संपत्ति होती है, पेमेंट करने से बैंक बैलेंस बढ़ा या घटा, घटा, तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या होता है, इनकम, और इनकम बढ़ा या घटा, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, ठीक है। दैट्स इट, खत्म आपका ये सवाल। तो आज हमने ये पढ़ा है, ध्यान से सुनिए, हमने आज रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट को बहुत डिटेल मिलेगा, इससे ज्यादा समय हम नहीं दे सकते, 3 दिन हमने दे दिया है। अब जिन लोगों ने नहीं किया है, इसका मतलब वो अब बस खाली यहाँ पे आए हैं मजा लेने के लिए कि सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं या नहीं। तो जिनको मजा लेना है वो घर पे मजा लीजिए, ज्यादा मजा नहीं लेना है, क्योंकि मजा लोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो काम है, हर साल हम ऐसे ही करते हैं और बहुत सारे बच्चे बीच बीच में ऐसे आते हैं। आपको हम होमवर्क दे दें, तुम तो पहले पुराना वाला करोगे, दुष्ट है, पहले बता दीजिए। पिछले दिन का वीडियो में ये बोले थे
होमवर्क तुम पहले करोगे 1 से लेके 5 तक, इस एक हो गया, 2 3 4 5 इस वे में करोगे। ब्रिटिश रूल नहीं करोगे, क्या चीज उसमें पर्सनल नॉमिनल ये सब नहीं खोजना है तुमको। वो तो हम केवल इसलिए बताए कि परीक्षा में 1-2 मार्क्स का पूछे। हम बोल दिए वो बूढ़े टीचर हैं सब। अब सारे बूढ़े टीचर रियल नॉमिनल पर्सनल से बता रहे हैं ना, वो केवल 1-2 दिन का दिक्कत होगा। तुम इस अकाउंट से समझ पा रहे हो अच्छे से, इसे करना। जर्नल में वो कहीं जरूरत नहीं लेगा। फाइनली हम लोगों को क्या करना है कि सारा अकाउंट हम ठीक ठाक डेबिट कर पाए, इस कॉन्सेप्ट से ही करना है। वो केवल रूल फॉर डेबिट क्रेडिट समझाने के लिए ब्रिटिश रूल से करवा रहे हैं, और पुराने टीचर हैं इसलिए वो लोग डब्ल्यू उससे करते हैं। वो लोग ये आएगा ही नहीं परीक्षा में, ये चीज अभी आएगा नहीं। क्या परीक्षा में कफा लिखने के लिए आता है कभी? अरे भाई ये आएगा ही नहीं परीक्षा में, तुम क्यों इसको लेके परेशान है? ये कुछ नहीं आएगा परीक्षा में, सीधे सीधे वो जर्नल एंट्री लिखने के लिए देंगे। तो जर्नल में आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम ये सिखा रहे हैं। परीक्षा में ऐसे नहीं बोलेगा कि डेबिट क्रेडिट करके दिखाओ। डेबिट क्रेडिट करेगा तुम अपने जिस बुद्धि से सोच रहा होगा सोच के कर देना, और वो तुमसे खाली 2-4 नंबर में पूछ सकते हैं, इस अकाउंट में बताओ रियल नॉमिनल पर्सनल। वो हमने शीट बनवा दिया है 45 अकाउंट का। रियल नॉमिनल पर्सनल पहचानना आता है ना, तो बस उतनी सी जानकारी वहां रखनी है। और यहाँ पे जो हम लोग डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं ये अमेरिकन अप्रोच से कर रहे हैं, और इसी तरीके से करो। इस तरीके से करने से आपका सरल होगा। और आगे लेवल में जब सीए वगैरह में जाएंगे तो वहां टीचर ऐसे ही बात कर रहे हैं, इसको बढ़ाओ, इसको घटाओ, इसको ये करना, इसको करना। अगर तुम्हारे बात समझ में आई रहेगी तो वहां पे परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अब जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब अमेरिकन अप्रोच से ही पढ़ा रहे हैं। और ऊपर लेवल में वो पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं पढ़ाएंगे, वो सीधा क्या कहेंगे, घटाओ बढ़ाओ, घटाओ बढ़ाओ। आपको यही लैंग्वेज समझना है कि ये एसेट लायबिलिटी इनकम गेन एक्सपेंस है लॉसेस है क्या है, ये समझने और घटाना बढ़ाना समझना है। तो ये अगर लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आगे बहुत फायदा देगा। और अगर आप रियल नॉमिनल पर्सनल लेके जूझेंगे तो आगे जाके बहुत परेशान होंगे। जो लोग झेलते हैं वो बहुत झेलते हैं। अब जैसे मान लो आया सैलरी, अब तुम सोच रहे हो सैलरी तो सर नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, डेबिट होता है, लेकिन बहुत जगह सैलरी क्रेडिट भी होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब हमारे यहाँ सीखे रहोगे तो हम क्या कहेंगे कि सैलरी है, सैलरी को बढ़ाना है तो डेबिट करो, घटाना है तो क्रेडिट करो। अब कभी कभी हमें सैलरी घटानी भी तो पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से भी ध्यान रखना है। तो अभी हमें केवल एक भाषा सीख रहे हैं, इस भाषा में हम अमेरिकन अप्रोच को लेके चलेंगे। हम वो ब्रिटिश रूल में केवल एक चीज पकड़ के ले चले, वो भाई समझ लो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, सारा गलती है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। हमें केवल वहां पे ये रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट का पहचान हो जाना चाहिए, ताकि 1-2 नंबर के लिए परीक्षा में अगर वो पूछते हैं कि मशीनरी अकाउंट दे दिया, बताओ रियल है कि नॉमिनल है, पर्सनल है, तो हम बता देंगे भाई ये रियल अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट क्या है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, बस इतना भर वहां पे जानना है। लेकिन सवाल पूरा हम कौन से अप्रोच से करेंगे, अमेरिकन अप्रोच से। और ये केवल यही आपको दिक्कत होगी कि अमेरिकन अप्रोच आप ऐसे अलग कर रहे हैं, स्कूल वाला अलग कर रहे हैं। जैसे जर्नल शुरू करेंगे आप अमेरिकन अप्रोच से करेंगे तो भी राइट होगा, जो रियल उससे ब्रिटिश अप्रोच से करेगा उसका भी राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तुमको ये नहीं पूछेगा कि तुम कैसे क्या सोच के लिखे। परीक्षा में जानते हो मैं क्या लिखना होगा, खाली इतनी सी बात लिखनी होगी, बस खत्म। ये सब लिखना ही नहीं है। तुम रियल नॉमिनल पर्सनल तुम ब्रिटिश रूल से सोचा है या अमेरिकन अप्रोच से एसेट लायबिलिटी करके डेबिट क्रेडिट, कितना सा बात जानना है खाली, तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा कि तुमने अमेरिकन अप्रोच से सोचा है कि ब्रिटिश रूल से सोचा है। ठीक है। तो रिद्धि आज तुम लोगों का कोई होमवर्क नहीं है, जो नहीं होमवर्क किए ये 2 बंदे, ये लोग नालायकों, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको देखने का मन है तो आप फिर से एक बार रूल फॉर डेबिट क्रेडिट को देखेंगे, हमने क्लास में बहुत सारी बात की, ये वीडियो को देखिए। और कोई नया होमवर्क नहीं, अगले दिन से हमारा जर्नल का स्लाइड शुरू होगा। जर्नल कैसे बुक्स में लिखते हैं, क्योंकि बीच में नहीं घुसा सकते, ये स्लाइड चल रही है रूल फॉर डेबिट क्रेडिट का, तो बीच में नहीं घुसा रहे। अगले दिन से जर्नल चलेगा, और जर्नल हम लोग का 9 क्लास चलेगा, 9 से 10 क्लास हम जर्नल, हाँ 10 क्लास पूरा करने के बाद आप जब जर्नल में आप टीचर को फंसा देंगे, इतना मेरी गारंटी है। जो हम यहाँ जर्नल जितना डिटेल में जाएंगे आप टीचर को जाके वहां फंसा देंगे। कुछ जर्नल तो ऐसा पूछ देंगे कि टीचर भी कंफ्यूज है, क्योंकि सीए लेवल का पूछ देंगे तुमको, और तुमको समझा भी देंगे। हाँ पूछो। तुम बताओ, तुम किसी से पैसा ले रहे हो तो उसका नाम तुम्हारे लिए कर्जा है या इनकम है, कर्जा है या संपत्ति है? तो भाई तुम राहुल से पैसा लोगे तो राहुल का नाम तुम्हारे लिए क्या है, कर्जा है। तो वैसे ही तुम अपने प्रोपराइटर मालिक से पैसा लिए हो, वो भी तो कर्जा हो गया भाई। यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप दिमाग में क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं? हम देखो एक चीज और समझा दे रहे, फिर से समझो। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता दे, एक बार फिर समझ लो।
सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है आप एक नहीं मानेंगे। अगर आप अपने आप को मालिक मान रहे हैं तो धंधा को अलग मानना पड़ेगा। धंधे का नाम होगा कुछ, क्या नाम है तुम्हारे बिजनेस का? नहीं बनाओ कुछ तो, यार रैंडमली बोलो एबीसी लिमिटेड कंपनी, मान लो एबीसी एंड ब्रदर्स होगा, कुछ तो होगा। तो तुम अलग हो जाओगे और धंधा अलग हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो प्रोपराइटर और अकाउंट्स दोनों मतलब फर्म और प्रोपराइटर दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब हम धंधा करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ही रहते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फर्म के ऊपर नहीं आएगा, मेरे ऊपर आएगा। मेरे ऊपर है या फर्म के ऊपर है, एक ही बात है। लेकिन जब हम खाता लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं। ये चाहे तुम शुरू करो, पिताजी शुरू करें, दादाजी शुरू करें, फर्म अलग होगा और मालिक अलग होगा। अब खाता हम किसका लिख रहे हैं? खाता हम किसका लिख रहे हैं? फर्म का। तो इसलिए फर्म को मान के चलो। अब तुम ही मालिक हो तो धंधा अलग है, तब तुम मालिक हो तो तुम्हारा आने वाला जनरेशन या कोई अलग व्यक्ति को तुम मानो कि ये मेरा बिजनेस है। ये चीज ऐसे समझो कि ये तुम्हारा मेडिकल स्टोर है। रिद्धि उस दिन खोले थे मेडिकल स्टोर हम लोग हैं, और ये रिद्धि है, पता नहीं कैसे हम लोग बनाए थे पिछले दिन, ये ठीक है, छोटी वोटी बनाए थे इसका। तो ये रिद्धि अलग है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट ये घर पे अलग लिखती है। ये मेडिकल स्टोर जी, इसका एक अकाउंट अलग बनेगा। हम इस जगह लिख रहे हैं, तो ये व्यक्ति इससे उधार ले रहा है तो इनकी कॉपी में लिखेगा कि मेरे लिए उधारी है। समझ में आया? ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। पहले दिन नहीं आया था क्या तुम? एकदम फर्स्ट डे से है, तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में इसी को हम लोग बोलते हैं। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि कुछ अजम्पशन प्रिंसिपल, अभी हम लोग थ्योरी में एक बार फिर दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे काम चलाओ उस दिन बताया था कि हम लोगों के अब कभी परीक्षा में पूछ ले कि कब हम लोग सेपरेट हैं कब हम एक हैं, तो लिखना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेपरेट हैं, हम दोनों हैं अलग अलग। पिछले दिन समझाया भी था कि हम कभी भी एक नहीं करेंगे, और इसीलिए कैपिटल किसका अकाउंट है? प्रोपराइटर का, तो उसके अकाउंट में लिखते हैं। बात समझ में आया? तो ये आपको ज्यादा काम नहीं दिया है, होमवर्क तुम दोनों बनाओगे, तुम लोग तो बना ही चुके हो, फिर भी अपना देख लेना, कोई डाउट्स आएगा तो पूछना, हम भेज दे रहे, प्रिंट ले लो यहाँ से। और तुम लोग होमवर्क बना के ले आओगे। अगले दिन से जर्नल शुरू होगा, मन तैयार करके आइए, डिटेल में चलेंगे, एकदम मजा आएगा। 9 से 10 क्लास होगा। मंगलवार को मेरा जन्मदिन भी है, मंगलवार को आप लोग को मिठाई खिलाएंगे बढ़िया से। सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा। मंगलवार क्लास।